ठीक है जो मतलब ठीक है, तो बेसिक टर्म्स सीखी थी ऑफ अकाउंट्स। तो देखते हैं वापस। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंट्स में हमने देखा कि पांच टर्म्स होती है। कैपिटल, जो पूंजी होती है, जो हम पढ़ चुके हैं। एसेट्स, जिसको हम पढ़ रहे थे लास्ट। लाइबिलिटीज, इसके अलावा आपका एक्सपेंसेस और इनकम्स। पांचवा पॉइंट है इनकम्स। ठीक है। तो ये पांच टर्म्स होती है जिसपे पूरा अकाउंटिंग मैनेज होता है। अगर आपको ये पांच टर्म्स क्लियर हो जाती है तो आपको अकाउंट्स की जो भी सेगमेंट चीजें हैं वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है। तो ये पांच चीजें हैं। कैपिटल आपका पूंजी होता है। एसेट्स आपके होते हैं जितने भी प्रॉपर्टीज होते हैं। लास्ट क्लास में हमने इसको बनाया था। तो एसेट्स में मतलब हर तरीके की प्रॉपर्टी जो आपको टेंजिबल लगती है, जिसको आप छू सकते हो, या इंटेंजिबल जिसको आप नहीं टच कर सकते, वो दोनों तरह की प्रॉपर्टीज आपके एसेट्स में आती है। इसके अलावा जो आपके एडवांटेजेस, जो पैसा रुका हुआ है जो आने वाला है, उसे, वो रुके हुए पैसे को, आने वाले पैसे को भी हम एसेट्स में ही डालते हैं। तो इसमें प्लांट मशीनरी बिल्डिंग ये सब करके आता है। तो इसको एसेट्स को एक्चुअली में हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक करंट एसेट्स और एक फिक्स एसेट्स। करंट और फिक्स दो पार्ट में डिवाइड होता है। तो एक्चुअली में ये टेंजिबल इंटेंजिबल ये थ्योरी हो गई, पर मेन थ्योरी जो होती है, मेन डिवीजन जो है वो करंट एसेट्स और फिक्स एसेट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आपके एक साल के अंदर अंदर मैनेज हो सकते हैं, बार बार खरीदे बेचे जा सकते हैं, या वो चीजें, वो बेनिफिट जो, जिनका ड्यूरेशन लेस देन 1 ईयर के लिए है। एक साल से कम की ड्यूरेशन का उसका बेनिफिट है आपका। तो वो वाले एसेट्स आपके करंट एसेट्स होते हैं कि फॉर लेस देन 1 ईयर बेनिफिट देंगे, एक साल से कम में। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब हाथ का पैसा है, कभी भी जा रहा है कभी भी आ रहा है। तो इस तरीके का मतलब बार बार पैसा आना जाना पॉसिबल है। तो करंट एसेट्स का मतलब वो वाली प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करो जिसका जो ड्यूरेशन है, जो टाइम पीरियड है, जो एलिजिबिलिटी है, वो एक साल से कम समय की है। जैसे आपके ड्रॉर में रखा कैश, नगद, जो नगद कैश पड़ा है आपका, वो ऐसा है कि आज 4 लाख रुपए पड़ा है, किसी को 1 लाख रुपए आज सुबह दे दिए तो वो 3 लाख हो गए इमीडिएटली। फिर कल शाम तक किसी के 2 लाख रुपए और आ गए तो वो 3 लाख 5 लाख में कन्वर्ट हो गए इमीडिएटली। तो मतलब उसको बढ़ना घटना नॉर्मली बहुत बहुत रेगुलर है, बहुत फ्रीक्वेंटली है। एक साल तक रुकना नहीं पड़ता कि अच्छा इस ड्रॉर में 1 लाख रुपए निकालने हैं, तो अभी तो हमने इस ड्रॉर में अप्लाई किया है, एक साल बाद इसका वो हमें रिन्यूअल के लिए मिलेगा कि हाँ हम निकाल सकते हैं। तो वो ऐसा है नहीं इसमें। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका कैश जो बैलेंस है वो बिल्कुल हाथ का पैसा है, कि कभी भी जा रहा है कभी भी आ रहा है, एक साल से कम की ड्यूरेशन में। मतलब इसका फिक्सेशन नहीं है कि 4 लाख रुपए अब ना 10 साल तक पड़ा ही रहेगा। एफडी टाइप का नहीं है कुछ। मतलब ऐसा है कि मतलब आना जाना इसका पॉसिबल है। तो कैश, इवन दो बैंक बैलेंस भी, जो बैंक में आपका पैसा पड़ा है, जो बैंक में अमाउंट आपका पड़ा हुआ है, वो भी आपका करंट एसेट्स में काउंट होगा। क्योंकि बैंक में भी क्या है, इतनी फ्रीक्वेंटली जितना कैश निकल सकता है उतना फ्रीक्वेंट तो नहीं निकल सकता बैंक से पैसा, लेकिन इतना तो निकल सकता है कि आप एटीएम में जाके बाहर जाके एफर्ट डाल के निकाल लो। तो अभी बैंक में आपके 4 लाख रुपए पड़ा है, आपने 1 लाख रुपए निकाल लिए या 50,000 रुपए निकाल लिए, तो वो आपके 3.5 या 3 लाख हो गए इमिडिएटली। तो वो भी पैसा घटता बढ़ता रहेगा, फिक्स फिक्स जो अमाउंट नहीं है वो। तो कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, पहले तो आपको समझना होगा कि ये दोनों आपकी कमाई और आपका खर्चा नहीं है, ये आपका एसेट है। तो जब भी आप ये अकाउंटिंग वाला टर्म्स वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो पहले आपको तो ये समझना है कि ये एसेट क्यों है, फिर समझना है कि करंट है कि फिक्स्ड है। पहले आपको इसको एसेट से ही समझना है कि कैश और बैंक, आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसेट्स में आते हैं। तो कैश बैंक आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट्स का मतलब आपके बेनिफिट, जो आने वाला रुका हुआ पैसा है जो मिलने वाला है वो, प्लस जो आपका ऑलरेडी प्रॉपर्टी आपके हाथ में पड़ी है जिसमें आपकी कंपनी का मालिकाना हक है, उसे हम एसेट कहते हैं। आपके ड्रॉर में रखे कैश बैलेंस पे आपका मालिकाना हक है, आपके बैंक बैलेंस पे भी आपका हक है। तो आपकी कंपनी के लिए आपका कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस पहले तो एसेट्स है। उस एसेट में ऐसा एसेट है जिसका फिक्स नहीं है, एक एक साल दो दो साल के लिए, एक साल से कम में उसका घटना बढ़ना बार बार पॉसिबल है, बड़ा क्विक है वो। तो वो कैश और बैंक आपका करंट एसेट में चार्ज होगा। ठीक है। कैश और बैंक हो गया। इसके अलावा आपके आसपास जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है,
ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट है जिसका पैसा आपने 6 महीने के लिए रखा है, 10 महीने के लिए रखा है, ऐसा इन्वेस्टमेंट है, कोई पैसा ऐसा इन्वेस्ट किया आपने सिर्फ 10 मंथ्स के लिए, 10 मंथ्स बाद वो मेच्योर हो जाएगा, आपको वो पैसा निकाल लेना है। तो ऐसी इन्वेस्टमेंट भी आपकी शॉर्ट टर्म लगा होता है उसके आगे, तो वो करंट एसेट में काउंट होती है। अब कितना शॉर्ट है ये अकाउंट्स में फिक्स कर दिया है कि जो 1 साल से नीचे का इन्वेस्टमेंट है उसे शॉर्ट टर्म ही लगा दिया है। जो 1 साल से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है या तो उसके आगे लॉन्ग टर्म लगा होगा या कुछ नहीं लगा होगा। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इज फिक्स एसेट्स, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए। इसके अलावा जो बेनिफिट आपको मिलने वाले हैं, आपके सन्ड्री डेटर्स, ये जो सन्ड्री डेटर्स हैं आपके, ये भी आपके एसेट्स में काउंट होता है, वो भी करंट एसेट में। एक तो डेटर्स आपके अपकमिंग बेनिफिट में आता है, जो अभी आने वाला पैसा है, रुका हुआ पैसा है, ये लोग आपको पैसा देंगे, कस्टमर है आपके, कंज्यूमर है, तो ये आपको पैसा भी देंगे। आपने कुछ माल सप्लाई किया है इनको, कुछ सर्विस सप्लाई की है इनको, इनसे अभी पैसा वसूलना बाकी है। तो पैसा वसूलना बाकी है, इसलिए वो डेटर्स हो गए, सन्डी डेटर्स। ठीक है, कस्टमर हो गए उधार वाले, जिसको सन्डी डेटर्स कहते हैं। तो इनको किसी भी डेटर को ना पैसा ऐसा नहीं दिया जाता, अलाउ नहीं किया जाता कि ठीक है 5 साल में पैसा चुका देना। नहीं, वो मतलब मंथली या डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अमाउंट आपको देंगे, जिसका लिमिट जा रहा होगा 1.5 साल तो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने उससे खरीदा है और सीधा 5 साल बाद पैसे लेने हैं। ऐसा नहीं होगा। वो करंट एसेट में आता है डेटर। कुछ दिनों का चांस दिया जाता है, कुछ महीनों का चांस दिया जाता है कि 2 महीने में मेरा पैसा वापस कर देना। तो ये डेटर्स भी इसमें आता है। आपने एक शब्द पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम मतलब जो ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी रुका हुआ पैसा किसी भी तरीके का। मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो कि आपकी बिल्डिंग आपकी खुद की है, ऑफिस की है, और 2 फ्लोर आपने रेंट पे चढ़ाए हुए हैं, 2 महीने से रेंट नहीं आया उनका, उन्होंने आपको डेट दी हुई है तीसरे महीने की कि तीनों महीने का रेंट इकट्ठा दे देंगे हम। तो आप अपने अकाउंटिंग बुक्स में उसे एक्रूड रेंट से लिखोगे कि ये वाला रेंट है जो अभी हमें मिलना बाकी है, 2 महीने निकल गए हैं और अभी तक रेंट नहीं दिया है। तो ये बात अभी अकाउंट्स में आप मेंशन करोगे कि अक्रूड रेंट हो गया 2 मंथ्स का। तीसरे महीने वाला अक्रूड नहीं है, क्योंकि तीसरे महीने वाले की डेट पे वो तीनों महीने का पैसा देने वाले हैं, तो तीसरा महीना लगा ही नहीं है। ड्यू किसको कहते हैं? जिसका बन चुका है अमाउंट, जो निकल चुका है, टाइम निकल चुका है। आगे आने वाले महीनों का भी रेंट नहीं दिया उसने, लेकिन आगे वाले महीने भी आए भी नहीं है। तो जो टाइम निकल चुका है, पीरियड निकल चुका है, उसका रेंट नहीं दिया तो वो अक्रूड रेंट है। ठीक है, तो वो भी इसमें काउंट होगा। ऐसे आपके कुछ प्रीपेड एक्सपेंडिचर होते हैं। एक मोबाइल में रिचार्ज होता है ना, प्रीपेड और पोस्टपेड। तो पोस्टपेड मतलब आप पहले खर्चा कर लो, पैसा बाद में देना है। प्रीपेड मतलब पहले पैसा देना है फिर आप खर्चा कर सकते हो। तो ये वो वाला है कि आपने उस खर्चे को एडवांस किसी को पे कर दिया। मतलब इसको आप दूसरी भाषा में एडवांस पेमेंट भी लिख सकते हो, एक्सपेंस पेड इन एडवांस। ठीक है, तो जैसे सपोजिंगली कि आपने किसी को सैलरी देनी थी, तो उसको पैसों की जरूरत थी, आपने उसको 2 महीने की इकट्ठा सैलरी दे दी। एक इस महीने की जो महीना निकल चुका है, और एक अगले महीने की दे दी जो अभी तक टाइम आया भी नहीं है। तो दोनों महीने की इकट्ठा पेमेंट देना मतलब प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, प्रीपेड सैलरी हो गई अगले महीने वाली। करंट वाली तो आपने अपने डेट पे ही दी है, अगले महीने वाली आपने पहले दे दी, तो प्रीपेड सैलरी बोलेंगे उसको। ठीक है, इस तरीके से। तो ये वाले खर्चे जो आपके होते हैं, इसे हम करंट एसेट में काउंट करते हैं। बाकी फिक्स एसेट्स वो होते हैं जो फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए होते हैं। 1 साल से ज्यादा के पीरियड के लिए ये माने जाते हैं एसेट्स। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल है जैसे जो आसपास आपको अपने दिखेगा टेंजिबल, पहले तो वो ले लो, फर्नीचर हो गया, प्लांट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीनरीज हो गया। ठीक है, टाइपराइटर हो गया जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, कंप्यूटर्स हो गए आपके, लैपटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप सब इसमें आ गए, है ना, इस तरीके के। आपकी कोई इन्वेस्टमेंट हो गई इंटेंजिबल, गुडविल हो गई, लोगोज हो गए, कंपनी के कॉपीराइट्स हो गए जिसपे हमारा वो होता है, कंपनी का राइट होता है, कॉपीराइट्स हो गए, कोई इन्वेस्टमेंट हो गई, कोई शेयर्स, कोई बॉन्ड्स हो गए जिसमें आपने पैसा लगाया है, लंबे समय के लिए होता है जनरली जब भी हम पैसा लगाते हैं उसमें। ऐसे नहीं होता कुछ दिनों का या कुछ महीनों का नहीं होता। तो ये वाले आपके फिक्स्ड एसेट्स में काउंट होते हैं। तो दो तरह के एसेट्स होते हैं आपके, एक करंट एसेट और एक फिक्स एसेट्स। करंट एसेट जो 1 साल से कम की प्रॉपर्टी दिख रही है आपको और बेनिफिट दिख रहे हैं, वो आपके करंट एसेट है। और जो आपके 1 साल से ज्यादा की प्रॉपर्टीज और बेनिफिट दिख रहे हैं, वो आपके फिक्स एसेट्स में काउंट हो। क्लियर है ये वाला? ठीक है, सेम चीज आपकी लाइबिलिटी में। एक पार्ट हो गया है, अगला पार्ट लाइबिलिटी का।
तो लाइबिलिटीज भी डिवीजन एक जैसा ही है, मतलब एसेट्स की तरह ही है। एक होती है आपकी करंट लाइबिलिटीज और एक होती है, फिक्स्ड नहीं बोलते इसको, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। फिक्स्ड वर्ड सिर्फ एसेट्स में चलता है। तो एसेट्स में करंट एसेट भी होता है, फिक्स्ड एसेट भी होता है। इसमें करंट लाइबिलिटी होती है और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। थ्योरी सेम है, फॉर लेस देन 1 ईयर और फॉर मोर देन 1 ईयर। ये क्या होते हैं? ये आपके होते हैं उधार। एसेट तो समझ में आ गया कि 1 साल से कम के, 1 साल से ज्यादा के हैं क्या, प्रॉपर्टीज और बेनिफिट्स हैं। लाइबिलिटी आपका क्या होता है? लाइबिलिटी आपके होते हैं ड्यूज, आपके सर पे कर्जा, आपके सर पे आउटस्टैंडिंग्स। ठीक है, ड्यूज, जितने भी ड्यूज और आउटस्टैंडिंग लोन, कर्जे आपके कंपनी के ऊपर होते हैं, कंपनी के हिसाब से समझना है तो कंपनी के हिसाब से ही सुनना है इसको। तो जितने भी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है आपके, बकाया पैसा है जो अभी तक ड्यू हो चुका है बट पे नहीं किया है, वो पैसा सारा इसमें आता है। ड्यू बट नॉट पेड, ये पैसा इसमें आता है हर तरीके का, चाहे वो शॉर्ट टर्म लोन हो, लॉन्ग टर्म लोन हो, या किसी का भी पैसा आपने उधार पे लिया है अभी तक वापस नहीं किया है, वो लाइबिलिटी बन जाता है। 1 साल से कम में आपको चुकाना है तो ये आपका करंट लाइबिलिटी कहलाता है, अगर आपको 1 साल से कम में चुकाना है तो। अगर आपको 1 साल से ज्यादा का समय है आपके पास चुकाने के लिए तो इसे हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, अलग अलग है। तो करंट लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के एग्जांपल है, जैसे आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है सन्ड्री क्रेडिटर्स। जैसे डेटर आपका एसेट में पड़ा है तो क्रेडिटर आपकी लाइबिलिटी में दिखेगी। क्रेडिटर वो होते हैं जिनसे आपने उधार पे सामान खरीदा है, उनको पैसा देना बाकी है। डेटर वो होते हैं जिनसे आपने उधार पे सामान बेचा है, उनसे पैसा वसूलना बाकी है। तो डेटर से पैसा आना बाकी है, इस रीजन से वो करंट एसेट में बैठा हुआ है। आपका डेटर आपका करंट एसेट होता है क्योंकि वो बेनिफिट है, उससे अभी पैसा आना बाकी है, आपने कुछ ना कुछ उसको उधार पे बेचा है। ठीक है, ऐसे आपकी कंपनी ने कुछ उधार पे खरीदा है जिससे, उसको सन्डी क्रेडिटर कहते हैं। उस केस में डेटर आप खुद हो गए उसके लिए, तो वो आपके लिए क्रेडिटर हो गया। तो आपके लाइबिलिटी में आएगा और वो भी करंट में। करंट में क्यों आएगा? क्योंकि वो भी आपको दिनों में और महीनों में ही अलाउ करेगा, इतना लंबा उधार अलाउ नहीं करेगा कि 5 साल बाद आप पे कर सकते हो या 1 साल बाद पे कर सकते हो। आपको रेगुलर बेसिस पे इसको चुकाना होगा। हाँ, किश्त इसकी जा सकती है 12 से ज्यादा, यानी कि 12 महीने से ज्यादा, तो भी ये करंट लाइबिलिटी में ही आता है, क्रेडिटर बोलते हैं इसको। तो सन्डी क्रेडिटर करंट लाइबिलिटी में आता है। इसके अलावा आपके जो ड्यूज, बकाया रेंट होते हैं जो आपने पे नहीं किए हैं, सैलरी लोगों की पे नहीं की है मान लीजिए, तो वो भी इसमें आता है। उसे कहते हैं, जैसे वहां पे एसेट्स में उसे अक्रूड लिखा गया है, इसे आउटस्टैंडिंग कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जितने भी खर्चे हैं, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल, आउटस्टैंडिंग वाटर बिल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग बोनस, आउटस्टैंडिंग कमीशन, ये सब करंट लाइबिलिटी के टैब में आता है। तो सन्डी क्रेडिटर आपकी वो उधार वाले लोग होते हैं जिनसे आपने उधार पे अभी कुछ खरीदा है, जिनको पे करना बाकी है, वो भी यहीं पे आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यहाँ पर आएंगे। शॉर्ट टर्म का आपका लोन, कुछ ऐसे लोन होते हैं जो आपने अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे लिए हैं, इनका भी पैसा ऐसे चुकाना है कि ईएमआई सिर्फ 7-8 ही बन रही है। जैसे आपने कोई किस्त पे फोन लिया और मान लो वो 20,000 का है, तो आपने ऐसी किस्त बनाई कि 5 या 6 में निपट जा रहा है उसका पैसा, कि बजाज के कार्ड से लिया है, क्रेडिट कार्ड से लिया है, जैसे भी, पर उसकी लिमिट आपको 6-7 महीने में, 8 महीने में खत्म हो रही है, तो वो करंट लाइबिलिटी में आएगा। तो ऐसा लोन जिसके आगे शॉर्ट टर्म लगा है, यानी कम ड्यूरेशन का है, तो शॉर्ट टर्म लोन भी इसी में ही आएगा। इसके अलावा आपके, इसके अलावा शॉर्ट टर्म लोन के अलावा आपके जितने भी मतलब ऐसे लोन है जो लॉन्ग टर्म वाले, वो तो लॉन्ग टर्म में आएंगे। इसके अलावा आपके वो इनकम है जिसको आपने मतलब एक तरीके का एडवांस पे कर दिया है, मतलब एडवांस इनकम रिसीव कर लिया है, तो मतलब इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने एडवांस में पैसा ही रिसीव कर लिया है। कोई ऐसी इनकम है जो आपने एडवांस में कलेक्ट कर ली है। जैसे मान लीजिए हर महीने आपका रेंट आता है, आपने 6 महीने का रेंट पहले ले लिया है क्योंकि उसके पास भी बजट था, उसने बोला मेरे से अभी ले लो नहीं तो मेरे से खर्च हो जाएंगे। या ये कहानी हो सकती है कि हमें पैसों की नीड थी तो हमने उसको बोला, उसने मुझे 6 महीने का रेंट दे दिया। अब 6 महीने तक आप उसे रहने देंगे तो आपके सर पे लाइबिलिटी है किसी भी रूप में। 6 महीने का आप रेंट पहले लेके बैठ गए हो, तो 6 मंथ्स तक या तो आप उसे रेंट की सर्विस प्रोवाइड कराओगे, और नहीं करा पाए तो उसके पैसे वापस करोगे। तो आपके सर पे अभी लाइबिलिटी बनी हुई है, उधार बना हुआ है, ड्यूज बना हुआ है, वो लाइबिलिटी आपको चुकानी पड़ेगी। और वो शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में नहीं होती है वाली लाइबिलिटी, जो एडवांस में रिसीव हो जाता है, लॉन्ग टर्म के नहीं होते।
ठीक है, तो ये आपकी लाइबिलिटीज हो गई करंट वाली, मतलब शॉर्ट टर्म वाली। एक और है बैंक का ओवरड्राफ्ट, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैंने लिख दी है। बैंक का ओवरड्राफ्ट होता है आपका ओडी, बैंक ओडी शॉर्ट में बोलते हैं, फुल फॉर्म इसकी ओवरड्राफ्ट है। बैंक में एक फैसिलिटी मिलती है, एक तो करंट अकाउंट होता है, एक सेविंग अकाउंट होता है। सेविंग हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, करंट हमारे कंपनी के बिजनेस के अकाउंट होते हैं। उस करंट अकाउंट में आपको फैसिलिटीज मिलती है अलग अलग प्रकार की। उसमें से एक फैसिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट, कि आपने जब करंट अकाउंट खुलवाया है बैंक में अपना, तो उस करंट में आपने बैंक ओडी भी लगवाया है। ये फैसिलिटी के साथ आपने फॉर्म फिलअप किया है कि उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट है तो बैंक ओडी में एक फैसिलिटी मिलती है। बैंक क्या कहता है कि मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए है और आपको किसी को 25,000 रुपए पे करने हैं या 15,000 रुपए पे करने हैं, तो आपकी 10,000 ही अमाउंट बचा है बैंक में, तो 15,000 की ट्रांजेक्शन हमारे सेविंग अकाउंट में तो फेल हो जाती है। ठीक है, तो बैंक एक फैसिलिटी देते हैं, कुछ स्पेसिफिक बैंक तो सेविंग अकाउंट में भी देते हैं, जैसे एचडीएफसी देता है, ये सेविंग अकाउंट में फैसिलिटी देता है, नेगेटिव में अमाउंट चला जाता है। तो मान लीजिए मुझे किसी को 15,000 की पेमेंट करनी है ऑनलाइन या चेक से, तो और 10,000 पैसा है उसके अंदर बैंक के अंदर, और मेरा बैंक में ओवरड्राफ्ट का टैग लगा हुआ है, ओडी फैसिलिटी वाला है, तो मेरी ट्रांजेक्शन फेल नहीं होगी, 15,000 रुपए चले जाएंगे जिसको जाने थे। बैंक क्या करेगा, 10,000 रुपए तो खत्म कर देगा, 5,000 रुपए और अपनी तरफ से दे देंगे वो, छोटा मोटा लोन दे देते हैं, इसे काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म लोन समझ लो। तो 5,000 रुपीज वो नेगेटिव में चला जाएगा। अब वो जो बैंक में आपका माइनस में पड़ा हुआ है पैसा, रेड मार्क करके, जो नेगेटिव नेगेटिव पैसा पड़ा हुआ है, उसे बैंक का ओवरड्राफ्ट कहते हैं, बैंक ओडी कहते हैं। ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट भी आपकी करंट लायबिलिटी है। बैंक फैसिलिटी दे रहा है आपको ओडी की, तो आपको रिटर्न भी करना पड़ेगा उसका, कुछ दिनों का कुछ महीनों का ही टाइम होता है। कि जैसे कुछ कुछ बैंक कहते हैं कि आपके पास 50 डेज का टाइम है, जितना आपका माइनस में बैलेंस है 50 दिन के अंदर अंदर उसे पॉजिटिव कन्वर्ट कराइए वापस, नहीं तो चार्ज ये कट हो जाएंगे, इस तरीके से। तो इसे हम करंट लाइबिलिटी में काउंट करते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में एक ही मानो, लोन एक तरीके का, जो लोन एक अकेला लिखा होता है, किसी भी प्रकार का लोन है, लोन लिया है किसी भी चीज के लिए, किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, या नॉर्मल लोन लिया है, होम लोन लिया है, या प्रॉपर्टी लोन लिया है, या एजुकेशन लोन लिया है, या जो भी कंपनी के अंदर लोन लिए गए, वो सारे आपके लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में मानते हैं। क्योंकि लोन का मतलब यही है जिसकी ईएमआई 5 साल, 10 साल, 15 साल आगे तक के लिए बनेगी, तो ये माना जाता है। तो इसलिए लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में आपका लोन आता है, बाकी शॉर्ट टर्म लोन या बाकी सब आपके करंट लाइबिलिटी में आते हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाली बात? तो कुछ लाइबिलिटीज है, कुछ एसेट्स है इसमें से, और ये आपको ध्यान होनी चाहिए। इसका मैं एक तो फोटो भेज देती हूँ आपको, और ये जो है कुछ 5-6 आइटम्स हैं, उसे लिखो और उसे बताओ कौन सा करंट में जाएगा, कौन सा फिक्स में जाएगा, कौन सा लॉन्ग टर्म में, और कौन सा करंट लाइबिलिटी में। इन चारों में ही बताना है।